बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याक नअबुदु व अय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज आपका होस्ट प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पाकिस्तान के दीनी मसाइल पर, मजहबी जमातों पर और उनके रोल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त जंगल की आग की तरह जल रहा है, कोई इस आग को बुझाने वाला नहीं है। उलमाए कराम जिनको ये आसन किरदार अदा करना चाहिए था, उनमें से कुछ लोग जिनके में मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं, अवैस अहमद नूरानी शामिल हैं और साजिद मीर, जो कि एक सीट पर, एक सेंटरशिप पर अपनी जमातों का जिन्होंने सौदा किया हुआ है, वो सब शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का, वो कहते हैं ना, उनके को जर खरीद गुलाम बने हुए हैं। तो मैं आज जिस शख्सियत को आपसे मिलवाना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान की बागो बहार शख्सियत हैं और इन्होंने मजहबी तौर पर आलम इस्लाम में, आलम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया है और उन्होंने जमीयत उलमा पाकिस्तान में बहुत खिदमत की है। इस वक्त भी वो जमीयत उलमा पाकिस्तान के अजीम रहनुमा हैं और उन्होंने जितने भी जमीयत उलमा पाकिस्तान के धड़े बने हैं, वो भी इस पर दुख का इजहार करते हैं। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद खान लोगारी साहब। लोगारी साहब, मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। तो मैं मुल्तमस हूँ आपसे, पाकिस्तान में इस वक्त जो मजहबी जमातें किरदार अदा कर रही हैं, क्या आप इससे मुतमिन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज यहाँ पर आपकी दावत पर जब हाजिर हुआ हूँ तो मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है कि आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने मुझे याद फरमाया, बार बार याद आपके जी बार बार याद फरमाया और मैं मसरूफियत के पेश नज़र अब टाइम निकाल सका हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे हमारा देरीना बिरादराना ताल्लुक़ है और इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियों में ये रहेगा, बल्कि ज़िंदगियों के बाद भी रहेगा, इसलिए कि हम ग़ुलामान मुस्तफ़ा हैं और हमें अल्लाह के करम पर बेशक बेशक पूरा बेशक पूरा भरोसा है, यकीन है कि मौत के बाद भी हम यहाँ भी इकट्ठे थे, वहाँ भी इकट्ठे रहे, जन्नत में हजूर के झंडे के साए तले इकट्ठे होंगे। जहाँ तक मजहबी जमातों का ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मजहबी जमातें हैं, उनमें जो इंतखाबी जमातें हैं, जो यानी इंतखाब के ज़रिए असम्बली के अंदर आई, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हैं, कुछ वो जमातें हैं और कुछ वो जमातें हैं जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं। लेकिन बहरहाल दोनों का एक किरदार रहा है। सबसे पहले मैं अपनी जमात से शुरू करता हूँ। हमारी जमात जमीयत उलमा पाकिस्तान, ये तहरीक पाकिस्तान में जो हमारे बुज़ुर्गों ने काम किया, उस वक़्त चूँकि पाकिस्तान बना नहीं था, तो हमारे बुज़ुर्गों ने सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से काम शुरू किया था और कायद आज़म जब इस नारे को लेकर खड़े हुए कि हमने पाकिस्तान लेके रहेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दीन का इसका आइन क्या होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो खुशकुन नारे थे जिससे हमारे बुज़ुर्गों ने कायद आज़म का साथ देने का ऐलान किया। ठीक। और पाकिस्तान के हक़ में उन्होंने उस वक़्त जो है वो कॉन्फ्रेंसें की। इससे भी थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं, तो पाकिस्तान बनाने में हमारे बुज़ुर्गों का इसलिए भी किरदार था कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया, उससे पहले जो यहाँ पर हुकूमत थी, हुक्मरान थे, वो सारे के सारे अहले सुन्नत थे। आखिरी फरमा रवा बहादुर शाह जफर
वो भी सुन्नी और अकीदा था और उलमा का कदरदान था। सही। चूंकि इक़्तिदार जिस पर अंग्रेज ने कब्जा किया था वो अहले सुन्नत के हाथ से गया था, इसलिए अहले सुन्नत को इस पर इंतहाई गुस्सा था कि हमारे अकीदा के लोग जो यहाँ पर हुक्मरान थे और सुन्नियत के लिए काम करते थे, उन लोगों से इक़्तिदार को छीन लिया गया। चुनाचे उन्होंने इसके लिए भरपूर काम किया और अंग्रेज़ के दौर के अंदर जिन लोगों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा जिहाद जारी किया था उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्ग थे। मौलाना फजल हक खैराबादी, मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी। मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी को उस ज़माने में फांसी की सज़ा हुई। मौलाना फजल हक खैराबादी को अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा देने की पादाश में काला पानी के अंदर भेजा गया और वो उनकी कब्र भी वहाँ पर है। ठीक। तो इसी तरह और हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, जनरल बख्त खान था और उलमा में से बहुत सारे नाम हैं जो गिनवाए जा सकते हैं। ये अब आए ना कमरुद्दीन सियालवी, ये तो आए तहरीक पाकिस्तान के। मैं अब अभी पीछे से आपको आगे उसके बाद जब अंग्रेज के दौर के खात्मे के लिए कोशिशें बराबर साबित हुई, वो यहाँ से गया तो उस वक़्त पाकिस्तान बनाने की बारी आई और उस पाकिस्तान बनाने की जो करारदाद थी वो यहाँ लाहौर के अंदर पास हुई। जी जी। इस करारदाद के पास होने का जो इज्तिमा हुआ था उसके अंदर हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग शामिल थे और उनकी मौजूदगी के अंदर ये करारदाद यहाँ पर पास हुई। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी जो थे वो उस दौर के अंदर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सदर भी रहे और हमीद निज़ामी साहब भी रहे और ये आताब करशी साहब, ये सारा एक टोला था नौजवानों का जो कैद आज़म का सिपाही बनकर काम करता रहा और जहाँ भी कैद आज़म जलसा करते थे ये नौजवान उनसे पहले उस जगह पर पहुंचते थे। जलसे को कर चुके एक दिन में कई कई जलसे होते थे तो ये लोग पहले पहुंचते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, उनको तारीख पाकिस्तान के लिए जो है अपनी तकरीरें सुनाते थे, खून को गरमाते थे। इतने में कायदे आज़म आ जाते थे। ठीक। फिर वो तकरीर करते थे, ये अगले शहर में चले जाते थे और वहां जाकर वो जलसा जो है वो गर्म कर देते। तो अल्लाह ताला ने ये करम किया कि इनकी कोशिशें बराबर साबित हुई और पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ गया। पाकिस्तान नहीं, उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम हिंद जो थी जी वो पाकिस्तान बनाने में शामिल थी या कि उन्होंने आपकी टांगे खींची? हाँ, जो हमारे मुखालिफ फरीक था वो था एक तो ये मजलिस एरार, ठीक, जिसमें अताउल्लाह शाह बुखारी और उस वक़्त उसके सेक्रेटरी जनरल थे नवाबजादा नसरुल्लाह खान। तो ये लोग तारीख पाकिस्तान के मुखालिफ थे और मिन हैसुल जमात देवबंदी मकतब फ़िक्र ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, सिवाय मौलाना शबीर उस्मानी के या उनके ग्रुप के। बाकी जितने देवबंदी मसलक के अकाबरीन थे वो पाकिस्तान बनाने के हक में नहीं थे। वो कहते हैं हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे। वो इसके बाद ये हुआ कि ये भी जब यहाँ पर PNA थी, कौमी इत्तेहाद था, तो उस वक़्त गालिबन उस वक़्त ये एक मीटिंग के अंदर यहाँ मुस्लिम लीग हाउस के अंदर मुफ्ती महमूद साहब ने ये बात कही कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं था। तो उस वक़्त अब उनका बेटा बार बार कह रहा है जी, लेकिन मजे लूट रहा है। जी जी, हुकूमत में भी है, बेटा भी हुकूमत में है, भाई भी हुकूमत में है, बिल्कुल ऐसे बनवई भी हुकूमत में है, सब हुकूमत में है, पैसे लूट रहे हैं। उनका समदी भी हुकूमत में है और खवातीन भी मेंबर हैं स्पेशल सीट्स पर। तो ये सारे के सारे उस वक़्त नहीं थे। तो मैं जो आपको वाक़या सुना रहा था तो मुफ्ती महमूद ने ये बात कही, तो हमारे चूँकि मौलाना न्याज़ी साहब शुरू से मुस्लिम लीगी हमारे पास टाइम होता है शॉर्ट। जी जी, हम करंट नजदीक की बातें करें जो ये मैं यही ख़त्म करता हूँ। वो मौलाना ने फिर उस वक़्त उनको कहा कि मुफ्ती साहब आपकी उस वक़्त हैसियत क्या थी? आप ईसा खैल की एक मस्जिद के अंदर 15 रुपए के मुलाजिम थे, मौलवियत करते थे। मौलाना शाह नूरी ने कहा? नहीं, मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी ने कहा। अच्छा ठीक है।
कि आप 15 रुपए के मुलाजिम थे हमारी एक मस्जिद में, आपकी हैसियत की क्या थी कि आप उस वक्त मुखालफत करते भी तो क्या करते आप। तो ये उनको फिर दबाया। उसके बाद वो खामोश हुए और मजलिस जो है उसमें बड़ी गर्मी पैदा हो गई कि ये मुफ्ती साहब ने क्या कह दिया। ताहम ये जमात जो है हमारी ये 70 के अंदर इंतखाबी सियासत के अंदर ही कायम 1948 में हुई, लेकिन पहला इलेक्शन जो इन्होंने लड़ा वो 1970 का। कमरुद्दीन सियालवी साहब, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी उस वक्त सदर। उससे पहले भी 2-3 ग्रुप थे, साहबजादा फैजुल हसन, मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी, और कराची के अंदर एक मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी थे जो सरहद के रेफरेंडम में कायदे आज़म के साथ साथ रहे। ये मुक्तदर साथी थे, जो मुक्तदर साथी थे। तो उनका कराची में अलग ग्रुप था, इनके पंजाब में 2 अलग ग्रुप थे। सबको इकट्ठा करके 1970 के अंदर टोबा टेक सिंह के अंदर सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर जमीयत उलमा पाकिस्तान ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मुत्तहिद हुई और अल्लामा सईद महमूद अहमद रज़वी उसके सेक्रेटरी जनरल बने माशाअल्लाह, और मौलाना शाह अहमद नूरानी उसके नायब सदर थे। इस तरह वो 1970 में इंतखाबात में आई और 6 महीना इंतखाब से पहले ये मार्ज़ वजूद में आई और चाबी का निशान मिला। और 6 महीने के अंदर इनकी कोशिश और काविश ये थी कि उस वक़्त की बड़ी जमात जो मगरबी पाकिस्तान में थी वो पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी के बाद जिस जमात को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे वो जमीयत उलमा पाकिस्तान थी। और हमारे उस ज़माने में और हैदराबाद में सफाई कर दिया था ना। हमारे उस ज़माने में 8 मेंबरान कौमी असम्बली थे और जो सूबा सिंध था उसके अंदर कैद हिज़्ब इख्तिलाफ हमारा था। ज़हुरुल हसन बुखारी नहीं, शाह फरीदुल हक, प्रोफेसर शाह ज़हुरुल हसन बुखारी साहब मेंबर असम्बली थे, ठीक है, लेकिन जो शाह फरीदुल हक साहब थे ये वहाँ पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे। पंजाब के अंदर भी हमारे 3-4 मेंबर बने उस दौर के अंदर, लेकिन वो उस वक़्त की हुकूमत के दबदबे को बर्दाश्त न कर सके और पीपल्स पार्टी की नज़र हो गए। ठीक, लेकिन असम्बली की अंदर, कौमी असम्बली के अंदर जो किरदार था वो मौलाना शाह अहमद नूरानी की क़यादत में इन लोगों ने अदा किया। जी, और उसी में ये तय हुआ कि मुसलमान की तारीफ क्या होगी और ये पहला कदम था इस्लाम के आइन की तरफ। और दूसरा ये था कि जो ये हलफ होता है सदर का, वजीर आज़म का और आर्मी चीफ का, ये भी उन्होंने लेकर आइन का हिस्सा बनाया और फिर ये 73 का आइन पास हो गया। जो ये मिर्ज़ाइयत की करारदाद जिसका आपने जिक्र किया है, ये चूंकि 1974 के अंदर तारीख चली थी, तो उस वक़्त ये करारदाद वहाँ पर पेश की गई और उस करारदाद पर असम्बली के मुख्तलिफ मेंबरान ने दस्तखत किए। करारदाद जो मुरतब की थी वो मौलाना शाह अहमद नूरानी ने की थी, उन्होंने दस्तखत किया। उसके बाद ये असम्बली के अंदर पेश हुई और उस वक्त या बख्तियार साहब जो थे वो अटार्नी जनरल थे, वो नहीं चाहते थे कि ये करारदाद पास हो, लेकिन मौलाना नूरानी ने मुलाकात की भुट्टो साहब से। तो वहाँ जब वो इकट्ठे हुए तो मौलाना ने उनसे कहा कि ये जो सवाल है मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि ये मौलवियों का मसला है, भुट्टो साहब आप क्या इसमें फंस रहे हैं, आप इनको जवाब दे दें। और उन्होंने कहा कि मौलाना शाह अहमद नूरानी जब बात करना चाहते हैं तो बात सुनने में क्या हर्ज है। तो मौलाना जब गए तो इन्होंने एक सवाल किया उनसे, भुट्टो साहब से, तो भुट्टो साहब ये बताएं कि आप इस वक्त क्या है। मौलाना मैं वजीर आज़म हूँ। आपने फरमाया कि ये बताएं कि कोई बंदा अगर आज ये कहे कि मैं वजीर आज़म हूँ तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है। वाह। तो मौलाना के जवाब में भुट्टो साहब ने कहा कि जो बंदा ये दावा करेगा मेरे होते हुए चूंकि मैं वजीर आज़म हूँ, या तो वो मेरी हुकूमत का बागी है और या फिर वो पागल है कि ये दावा करता है। तो मौलाना ने कहा कि अब मसला हल हो गया है। हम भी यही कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उनके होते हुए ये मिर्जा कहता है कि मैं नबी हूं, तो आप बताएं कि अब इसका फैसला क्या है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना मसला मेरी समझ में आ गया है, और उन्होंने अटार्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि या बख्तियार सुन ले, जो मौलाना ने कहा है अब ये मैं करके रहूंगा। चुनाचे उन्होंने ये किया। करारदाद पर दस्तखत कराने बड़े मुश्किल थे और
चूंकि जो वहां पर उस वक्त नेशनल असेंबली के मेंबर थे वो सारे के सारे कोई इतने बाकिरदार नहीं थे, मुसलमान थे अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा गो थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मसाइल को ना समझ सके। लेकिन उसमें मुफ्ती महमूद थे, मुफ्ती महमूद साहब थे, उन्होंने दस्तखत किए, प्रोफेसर अब्दुल गफूर साहब ने दस्तखत किए, मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजरी ने दस्तखत किए और मौलाना समीउल हक के वालिद उन्होंने दस्तखत किए। लेकिन 2 मेंबर ऐसे भी थे जिन्होंने दस्तखत नहीं किए थे और वो उलमा में से थे। वो कौन थे? उलमा में से थे। क्या नाम है उनका? एक मौलाना गुलाम गौस हजारवी थे। अच्छा। और दूसरे का नाम था वो भी JUI से थे और उनके हजारवी साहब के ग्रुप के थे, अब मैं नाम जेन से मैं वो रहा है। तो 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने दस्तखत नहीं किए थे और ये असेंबली के रिकॉर्ड से मालूम किया जा सकता है। तो बहरहाल उस वक्त ये करारदाद पास हो गई, ये 74 में पास हुई, आइन 73 का है। गुजारिश मेरी ये है, हाँ, अब आते हैं करंट से। जी बिल्कुल, आपने बैकग्राउंड तो ये बड़ा ही अच्छा है जी, आई नो वेरी वेल, मेरी आंखों के सामने सारी जी बेशक बेशक बेशक, क्योंकि हम भी उसी। जी बिल्कुल, नहीं आप पुराने साथी, आप इन चीजों से वाकिफ है। अच्छा, तो अब मसला ये है कि इस वक्त मौजूदा हालात में 2023 में कौन सी मजहबी जमातें हैं जो कि अपनी अवाम के साथ, अपनी अक़वाम के साथ और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क करते हुए रहनुमाई कर रही हैं, और कौन से ऐसे बागी हैं, जैसे आपने कहा 2 आदमी थे जिन्होंने वोट नहीं दिया और वो भी जमीयत उलमा इस्लाम हजारवी ग्रुप, जो के बाद में पीपल पार्टी के साथ रहे, शामिल भी आखिर तक रहे, अभी पिछली दफा भी उनके दरवाजा। तो वो जरा लोगों को आईना दिखाएं कि हु इज ही। क्या आपने दोबारा? मैंने ये गुजारिश की है कि वो मजहबी जमातें जो इस वक्त पाकिस्तान के मुसलमानों की चमड़ी उतार कर खुद हरवा पराठा खा रही हैं इस्लाम के नाम। जी, वो गुजारिश ये है कि ये अब से नहीं खा रही। पाकिस्तान की सियासत में टर्निंग पॉइंट आया था जब ज़ियाउल हक यहाँ पर था। ठीक, ज़ियाउल हक साहब ने तोड़ने का अमल शुरू किया था और हमारी जमात में इख्तिलाफ डाला, हम टूटे और उनका ये ख्याल था कि जितनी जमातें हैं वो सारी की सारी मजहबी मेरे साथ हुकूमत में आ गई है। मौलाना से उसने मुतालबा किया कि आप भी हुकूमत में आ जाएं। मौलाना ने कहा कि मैं आपके साथ हुकूमत में नहीं आऊँगा, और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने जब आए थे तो 90 दिन का वादा किया था, वो वादा इनका पूरा ना हुआ। उसके बाद ये चले गए मदीना मुनव्वरा उम्रे के लिए, मक्का शरीफ, वहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि मैं इलेक्शन फलां तारीख तक करवा दूंगा। फिर इन्होंने वो इलेक्शन ना कराए, यहाँ पर आए तो इन्होंने इन लोगों को हुकूमत में डाला। नवाब नसरुल्लाह साहब हुकूमत में गए, JUI वाले हुकूमत में गए, जमात इस्लामी वाले हुकूमत में गए। अब हम नहीं गए थे, नहीं हमें आप गए ना, हमने तैयब की शक्ल में नहीं, मैं मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बहसीयत जमीयत उलमा पाकिस्तान नहीं गए। उसने फिर तौर पे गए वो नहीं, उसने फिर हमें तोड़ा। हाँ, और हम में से ये जितने लोग थे, हनीफ तैयब साहब, ज़हरुल हसन भोपाली साहब और ये वो, इन सब पर मुश्तमिल एक जमात बनवाई और उसका नाम इस्तेकाम पाकिस्तान था। कौंसल अब रिपीट हो गया। तो वो उस वक्त उस जर्नैल ने बनवाई थी। अच्छा, उस जर्नैल ने वो जमात बनवाई थी। हमारी जमात में ये लोग निकले और ये हुकूमत का हिस्सा बन गए, और आज फिर इस्तेकाम पाकिस्तान जमात किसने बनाई है और उस नाम को किन्होंने जिंदा किया है, ये जो नाजरीन है, जो सामीन है, वो बात को समझ जाएंगे कि आज कौन है। नहीं, वो पहले जो इस्तेकाम पाकिस्तान किसने बनाई थी, अब जो कल बनी है, जो कल बनी है, किसने बनाई है, ये अवाम खुद समझ जाए। ये अवाम जानते हैं कि किसने बनवाई है और कैसे बनी है। तो नाम को दोबारा जिंदा किया अच्छी गुफ्तगू हो रही है जी। हमने लेनी है ब्रेक जी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, मत जाइए कहीं, हम आते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। लुगारी साहब, आपसे ये बातचीत हो रही थी, मुझे आप ये बताएं
कि जमीयतुल पाकिस्तान जो कि इस वक्त 8-7 धड़ों में तकसीम है, इसका जिम्मेदार कौन है? और इसकी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इनको इकट्ठा करें? और मैंने ही देखा है कि कोई आप में से कोशिश नहीं करता कि ये सब इकट्ठे हो जाए। गुजारिश ये है कि हमारी जमात के अंदर तफरीक वो हुकूमतों ने डाली और हुकूमतों ने हमारे हिस्से बखरे किए, और अब तफरीक दर तफरीक में हमारे बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं। इन टुकड़ों को जमा करने के लिए बारहा कोशिश हुई, लेकिन जो जिस जमात का हेड है वो ये नहीं चाहता कि अब मैं इस ओहदे से निकल जाऊं और कोई और बंदा मेरी जगह। ये लोग मुझे ये बताया ना कि जितने भी धड़े बने हैं इनके नाम पे कोई वोट है? हाँ, जहाँ तक वोट का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि अब लोग भी नजरियाती नहीं रहे, बल्कि लोगों के अंदर इस वक्त जो चीज़ सामने हम देख रहे हैं वो ये है कि मफादाती है। लोग ये पूछते हैं कि जनाब आपको भी तो मफादात नहीं तोड़ा है ना, हमें भी अगर मफादात आप ना लेते तो आप कैसे टूटते? हमारे अंदर जो लोग मफादाती ज़हन के थे उनको तोड़ा गया। ठीक है। आज भी जो अवाम उन्नास में लोग हैं वो पहले ये देखते हैं कि एहसान नाज साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये तो किसी यानी असम्बली का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए ना इनके पास सरमाया है, क्योंकि आज करोड़ों की गेम है, करोड़ों रुपए लगाकर लोग असम्बली के अंदर जाते हैं और अरबों रुपए वहां पर कमाते हैं। लेकिन 70 में जब आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया ना जी, उस वक्त ये माजरा, उस वक्त नजरियाती, उस वक्त साइकिल पर चलने वाले लोग भी कामयाब हुए। बिल्कुल, ये अल्लाह देता पत्तों की से जो कामयाब हुआ था 70 में जी, बिल्कुल, साइकिल पे रेडी लगाता था, साइकिल पे चीजें बेचता था। बिल्कुल। तो ये बात, अब मसला ये है कि इस वक्त वाकई करोड़ों नहीं अरबों में गेम चलेगी। जी बिल्कुल सही, क्योंकि हमने देखा है ना, हमारे साथियों ने इलेक्शन लड़े, हमारे घर में से लोगों ने इलेक्शन लड़े और करोड़ों रुपए लगाए। अच्छा, अब मसला सिर्फ ये है कि मैं बात करता हूँ दीनी जमातों की। अब छोड़ दें, दीन तो एक नजरिया है ना, आप मेरे रसूल पर बैठकर जो बात करते हैं उसका कोई ना कोई असर होना चाहिए ना। बिल्कुल। वो बेअसर क्यों होगी? उसकी वजह बुनियादी ये है कि देखिए हमने MMA बनाई थी और MMA में तमाम तर वो मजहबी जमातें जो इंतखाब लड़ना चाहती थी वो सारी की सारी शामिल थी। जमात इस्लामी थी, JUI थी, JUP थी और आले हदीस हजरात साजिद मीर साहब का था और शिया हजरात। ठीक। अब पहली बात जो हमारे दरमियान मुतनाज़ा हुई वो ये थी कि हमने जब सीटों का आपस में तकसीम की तो उसमें दयानत नहीं रही। दयानत इसलिए नहीं उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये थी कि उसकी जगह मौलाना फजलुर रहमान थे। उसकी वजह या जमात इस्लामी, उसकी वजह वही लोग थे जो हर सीट पर अपना कपड़ा डाल लेते थे कि ये तो मेरी है, इस पर तो मेरा बंदा लड़ेगा और मैं इस सीट को लूंगा। हालांकि जब सारी उसका अंजाम ये हुआ, पहली दफा MMA की हुकूमत KP के अंदर बन गई। ठीक। और वो चली, लेकिन उसके अंदर चूंकि सारे बंदे या जमात इस्लामी के थे या JUI के थे, तो अब उनके दरमियान भी वो ताल्लुक कायम न रहा और चूंकि किताब के निशान था उसका, तो फजल रहमान साहब ने वहां पर JUI का अपना नारा लगाना शुरू कर दिया और जमात इस्लामी ने अपना नारा लगाना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि लोग बदसन हुए। फिर उस दौर में असेंबली के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हो सका जिसकी वजह से हम लोगों में सुरखरू होते कि हमने इस्लाम का कोई काम कर लिया है। अच्छा लोगारी साहब, अब जैसे कि इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की और इसने कौम मुत्तहिदा में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद की गूंज पैदा की, मुख्तलिफ और ऐसे काम किए जिनमें एक यूनिवर्सिटी में जिसमें फंसा हुआ है जी कोई सूफिया कराम की, ये बरेलवियत है ना, सुन्नियत है ना, अहले सुन्नत वल जमात का फकरा है। अब आपके जितने भी इस वक्त फिक्र के लोग थे और जिन्होंने नाम जुब्बा कुब्बा डाला हुआ था, वो कोई भी उसके साथ नहीं आया। उसकी बुनियादी वजह यह कि पाकिस्तान के अंदर जब कौमी इत्तेहाद था उस वक्त एक तकसीम हुई, एक तरफ मजहबी लोग और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी सेकुलर। अब उसके बाद जब ये एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की सियासत के अंदर, इससे आगे अगर आप चलें तो फिर उस कौमी इत्तेहाद को जो कैश करवाया वो नवाज शरीफ साहब ने करवाया। फिर नवाज शरीफ साहब ने एक गेम खेली, वो ये थी कि
औरत सरबराह ममलिकत नहीं हो सकती, माशाल्लाह। उसमें बेनजीर अब के उसकी खिलाफ। बेटी जो है ना वो कहती है मुझे बनाओ, छोड़ दो सबको। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हाँ। उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ वो ये खड़ा किया अलम कि ये मुल्क की सरबराह नहीं हो सकती, उसमें उलमा को भी शामिल कर लिया उन्होंने। तो उस की वजह से उन्होंने एक नया सियासत में टर्निंग पॉइंट और किया। हेलीकॉप्टर के ये जो पंफलेट जो गिराए गए थे जिसमें उरिया तस्वीरें, वालदा की उरिया तस्वीरों जी 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 जीरल्ड फोर्ड के ये साथ इससे पहले कम से कम हमारे मुल्क में कभी नहीं हुआ था कि सियासत के अंदर लेकिन किसी अब जो हो रहा है ना, माँ अब बहन, खवातीन, सियासी खवातीन को पकड़कर यही शरीफों की हुकूमत क्या कर रही है। देखो ना, बुनियाद उन्होंने रखी थी, हाँ। बुनियाद उन्होंने रखी थी। अब फिर हाँ। इमरान खान के दौर के बाद जब फिर इनका दौर आया है, ये पहले से 4 कदम आगे बढ़े हैं। अब किसी वो खातून जो सियासत में हिस्सा लेती है उसकी इज्जत महफूज नहीं, मर्दों की इज्जत महफूज नहीं, खवातीन नहीं, ये जितने मर्द दौड़े हैं ना, दौड़े हैं जी, उनकी भी इज्जत को पमाल किया गया। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मर्दों की यहाँ सरहद के लोगों के साथ क्या हुआ और यहाँ पंजाब में क्या हुआ, ये सारा कुछ इनका किया धारा है। उस वक्त वो इसमें उलमा इकराम जो जमीयतुल पाकिस्तान क्यों खामोश है? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, बात हम कर रहे हैं जमीयतुल पाकिस्तान, हमारी इर्द गिर्द आपके घूम रहे हैं जी, मैं अर्ज आप कहीं और तलाश ना करें। नहीं, मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूँ कि हमारे जो लोग थे वो मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद बिखर गए। और अगर सच्ची बात कहूँ तो वो ये है कि मौलाना शाह अहमद नूरानी के होते हुए भी हमारे पूरे आले सुन्नत ने उनका साथ नहीं दिया। अगर सुन्नियत की बुनियाद पर इकट्ठे जाते तो इस मुल्क के अंदर तो किसी सियासी जमात की जगह ही नहीं थी। सुन्नियत की बुनियाद पर अगर ये यूपी के साथ खड़े हो जाते तो ना पीपल्स पार्टी रहती ना मुस्लिम लीग रहती, लेकिन ये नहीं हो सका। इन मैं दुखी दिल से जी ये आपसे सवाल कर रहा हूँ जी, आपको पॉसिबिलिटी है कि हम में गैरत, जुर्रत, इस्तिकामत और हिम्मत में आए और हम इकट्ठे हो जाए? अब जैसे कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान है, कोई मोजज़ा उसको भी आपने जो है ना धक्का दिया, कोई मोजज़ा ही हमें इकट्ठा कर सकता है। अच्छा, बज़ाहिर मुझे हालात अभी तक नजर नहीं आ रहे। ये तरीके लब्बैक पाकिस्तान का साथ देना चाहिए आपको कि नहीं? देखिए, जो वहाँ की क़यादत है वो नौखेज है, नौखेज है, नौजवान क़यादत। ठीक है, ठीक है, और नातजर्बाकार भी। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि वो अपने बुजुर्गों को अपने करीब भी नहीं आने देंगे, इसलिए कि अगर पुराने तजर्बाकार लोग उसके साथ शामिल हो जाएं तो फिर उनकी अपनी जगह बाकी तो नहीं रहती। मैं ये कहता हूँ ना, उन पुराने तजर्बाकारों ने किया क्या है कि जिसकी बुनियाद पर वो अपना हेड बना ले, उनको अपने सर पे बिठा ले। ये देखे ना, पुराने लोगों ने कम से कम इस मुल्क की बका, इस मुल्क के अंदर सियासत, निज़ाम मुस्तफा, तारीखों के अंदर वोटों की सियासत, हुकूमत की सियासत, वोटों की सियासत आप देख लें, जिनका आप ये कह रहे हैं कि वो बड़ी ताकत बन के उभरे हैं, तो पहले इलेक्शन के अंदर उभरे, अब उसके बाद उन्होंने हर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अपना बंदा खड़ा किया। ठीक है। और आप देख लें कि उनके वोट 2000, 4000 और कहीं जाके 10,000। इसकी वजह क्या है ये बताएं आप। इसकी वजह वही ये भी उंगलियां आपकी तरफ जा रही हैं। ये भी वही वजह है कि हमारा सुन्नी वोटर जो है वो ये समझता है कि ये यानी कोई ये समझता है कि ये मुस्लिम लीग को हराने के लिए खड़े हुए। अब देखो, कोई ये समझता है खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का जो जनाजा था ना जी, वो पूरे दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा जनाजा। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम जो लोग थे ना, इसको अगर एक सिंबल बनाते तो वो एक तरफ की हमारी इमामत कर रहे थे, बिल्कुल सही। लेकिन जब हम इकट्ठे नहीं हुए तो वो भी खाना चाट। उनके अपने दौर के अंदर भी वो सब को इकट्ठा नहीं कर सके, बल्कि मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि उनके दौर के अंदर 2 बंदे वो इकट्ठे मिले थे, एक वो और एक अशरफ हासिम, और वो दोनों इकट्ठे नहीं चल सके। अब कसूर उनका था या इनका था? अच्छा, मुझे ये तारीख फैसला करेगी। मौलाना अपने अल्लामा तहरुल कादरी के जात के सिलसिले में आपको एक लीडर मिला जिसने बेनजीर नवाब रसूलुल्लाह खान को नीचे बिठाया और उन्होंने उसको हेड तस्लीम किया, और फिर बाद में वो भी बिखर गए। इसकी क्या अंदर की कहानी क्या है? क्योंकि मौलाना शाह नूरानी नहीं चाहते थे। नहीं,
मौलाना शाह नूरानी भी शामिल थे। हमने उस वक्त भी प्रोफेसर साहब ताहिरुल कादरी साहब से कई लोगों ने जाकर कहा था कि आप नई जमात ना बनाएं। इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहतरीन आलिम दीन थे हैं, उनकी सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि वो उस जमात में शामिल होते, उन्होंने नई जमात बनाने की ठानी, बनाई उन्होंने, बना ली जी, बना ली। और उस वक्त फिर हमारे बाज़ दोस्तों ने सिटिंग करवाई और उसमें हम और वो खुद एक जगह पर जमा हुए और हमने ये सोचा कि हम इलेक्शन इकट्ठे मिलकर लड़ें, एक सिंबल पर लड़ें, इकट्ठे मिलकर। चुनांचे उनके दफ्तर में मीटिंग हो रही थी, तो हमने उनसे कहा कि आप अपनी जो फहरिस्त है जो आपने मुरतब कर ली है वो अगर कैंडिडेट्स की वो अगर हमें दे दें तो हम अपनी फहरिस्त आपको दे देंगे। आसानी पैदा होगी। जहां पर आपका उम्मीदवार है और हमारा नहीं है वहां हम आपके उम्मीदवार की हिमायत करें। कन्फर्म। जहां हमारा है और आपका नहीं है तो फैसला हो गया कि वहां हमारा बंदा लड़ेगा। जहां दोनों के हैं उस पर बोर्ड फैसला कर लेगा कि इनमें से जीतने वाला कौन है। चूंकि हमने जीतने के लिए इलेक्शन लड़ना है तो वो उसका फैसला बोर्ड करेगा। उन्होंने इस पर इत्तेफाक किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमने देखा उनकी फहरिस्त को, तो उसके अंदर जिन बंदों के नाम थे उनमें से कई एक ने कहा जी हमने तो इलेक्शन नहीं लड़ना। उसमें गंडापुर भी शामिल थे? जी नहीं, उसमें अफीफा मंदोर शामिल थी। अच्छा। फारूक लगारी की पुप्पी, ठीक, वो शामिल थी उसमें। उनसे खुद मैंने पूछा कि आप ये बताएं कि आप इलेक्शन लड़ रही हैं, चूंकि हमारे डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक था। फेक नाम दे दिए बगैर पूछे जी। तो उस वक्त जो बुनियाद ये गलत, उस वक्त भी शरीफों ने किरदार अदा किया। उस वक्त मैं समझता हूँ कुछ शरीफ मौलाना अब्दुल खैर नियाज़ी की शक्ल में। हाँ, वो ऐसा है कि 79 याद आया आपको 79 के इलेक्शन में हमारे उससे पहले जो 77 के इलेक्शन हुए तो उसमें भी ये रायविंड की सीट पर मौलाना अब्दुल गफूर अलवरी साहब ने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने कोई खासे वर्जिन 25-30 हज़ार के करीब वोट हासिल किया था। चुनाचे ये 79 का ज़िमनी इलेक्शन आ गया, उसमें मौलाना अब्दुल सत्तार नियाज़ी तो शरीफ थे ही नहीं जी, शरीफ नहीं थे उसमें। नहीं आपको मैं समझाता हूँ। 89 का इलेक्शन, 89 उसके अंदर वो आ गया क्या कहते हैं ये मौलाना अब्दुल गफूर अलवरी साहब, हमारे जमात के जो बोर्ड का चेयरमैन था वो मौलाना नियाज़ी साहब थे जो पार्लियामेंट बोर्ड टिकटें तकसीम करता है। चुनांचे इन्होंने वो टिकट दी और अलवरी साहब को जारी कर दी। जारी करने के बाद चूंकि मौलाना पर उसमें मुस्लिम नून के थे चौधरी जुल्फकार अली और इधर से हमारे पार्टी के थे अरशद गुरकी और ये यूपी के ये 3 आदमी लड़ रहे, यही है ना, तीनों ये लड़ रहे। चुनांचे उन्होंने दबाव डाला और उसमें कई सहाफ़ी भी शामिल थे, कई बड़े बड़े नाम थे। अब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, इसलिए मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन तारीख में वो चीज़ मौजूद है, ब्लैक एंड वाइट के अंदर वो मौजूद है। चुनांचे वो इलेक्शन हुआ, उन पर दबाव डाला गया और बिल आखिर उनको बिठा दिया गया और एक मुआहदा हुआ मुस्लिम लीग और मौलाना नियाज़ी साहब के दरमियान। और उस मुआहदे की रूह से ये था कि हम आपको ये दफ्तर देंगे, हम आपको इस्लामी दरसगाह के लिए जगह देंगे, फलां होगा फलां होगा। वो मुआहदा तो तहरीरी हो गया, वो मुआहदा भी छप चुका है, इसलिए मुझे उसके कहने की ज़रूरत नहीं, वो भी छप चुका है। लेकिन हुआ ये कि उस इलेक्शन में उनको बिठाने के बाद अलवरी साहब जिंदा है ना, अलवरी साहब जिंदा है, आज भी उनसे पूछा जा सकता है। दोनों जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट थे हाँ जी, वो इस दुनिया से चले गए, वो खुद जिंदा है। उनको उनसे अभी भी पता किया इनसे अब भी पता किया जा सकता है कि इन पर किन का दबाव था। अब तो वो आज़ाद है, इसलिए खुला ये कह सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन शरीफों की बदमाशी तो उसके सामने आएगी ना, बिल्कुल आएगी। ये पहले दिन से इन्होंने मुल्क को तोड़ने के लिए और और इस्लाम को जी तरह करने के लिए, अपने इक़्तिदार जाती को तूल देने के लिए, इनसे जब भी कोई ऐसा काम हो सका है जिसमें उलमा को नुकसान पहुंचा सके, किसी और को, कोशिश की है हमेशा। अब मौलाना अब्दुल गफूर अलवरी साहब उस वक़्त
यानी जब ये वाक़या हुआ था तो वो आबदीदा भी होते थे और उन्होंने ये फिर फैसला कर लिया था, वो यूके यहाँ से चले गए थे और वहाँ पर एक अरसा रहे। तो अब भी उनकी नेशनलिटी वहाँ की है, लेकिन इधर रहते हैं, अब तफसीर कुरान लिख रहे हैं और इस तरह के जो बड़े आलिम हैं, तो वो उसमें उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ कर लिया है और यहाँ ही रहते हैं, रायविंड के अंदर ही रहते हैं और तबलीग दीन उनका शोबा था, वो है और कर रहे हैं। शेख अल हदीस के ओहदे पर फाइज थे, बड़े बड़े आलिम। मोहम्मद खान लगारी साहब, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जो शख्स भी इस्लामी निज़ाम का, रियासत मदीना की और निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करता है, आप उसका साथ क्यों नहीं देते? हम तो देते हैं, हम तो खुद ये करते रहे, हम तो खुद ये। अब आपका इशारा शायद इमरान खान साहब, क्यों नहीं? तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा इतना किया गया कि उलमा से उनको दूर कर दिया, ठीक है, और उनके दरमियान एक खलीज हायल हो गई। यानी उन पर ये इल्ज़ाम लगा कि उनके दादा जो थे वो मिर्ज़ई थे, नाना मिर्ज़ई थे। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उनके जनाजे मौलाना अब्दुस्सार नियाज़ी ने पढ़ाए और वो हैं जिनको ख़त्म नबूवत की तारीख के अंदर फांसी की सज़ा हुई थी। वो बंदा कम अज़ कम किसी मिर्ज़ई का जनाजा नहीं पढ़ा सकता, ठीक, लेकिन एक प्रोपेगेंडा था। और आज भी लोग बाज कह देते हैं कि अच्छा, इस वक्त जो इमरान खान के साथ खेल खेला जा रहा है और उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें, तारीख अपने आप को दोहराती है। ठीक, एक वो वक्त था कि जब पीपल्स पार्टी ने खान अब्दुल वली खान की जमात पर पाबंदी लगाई, ठीक, रेफरेंस पेश किया था, ठीक है, लेकिन वली खान की जमात आज भी है। अगर तलाक साजिश केस में वो आज भी हैदराबाद में केस हुआ था, आज भी उसकी जमात किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद है और रहे मौजूद होती है, ये मौजूद है, असेंबली के अंदर भी है और वो मौजूद है। उसके बाद आप अगर आ जाएं तो और कई जमातों को, बैक पाकिस्तान को, इनको भी, इन पर भी पाबंदी इमरान खान ने पाबंदी लगाई और वो अब आज भी जिंदा है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी जमात सियासी पर पाबंदी लगाने से उसके फॉलोअर्स को, उसके नजरिए को खत्म नहीं किया जा सकता। क्या ये आप समझते हैं कि इमरान खान ने 9 तारीख को ये सारी जो तंसीबात हैं, फौजी तंसीबात, उस पर हमला किया है? देखिए, जो मैं तो उसका ऐनी शायद तो नहीं हूँ, लेकिन फुटेज मौजूद है, उसमें इमरान खान तो नजर नहीं आता कहीं भी। इमरान खान तो उसमें नजर नहीं आता कि वो किसी जो तो बंद था, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो लीड नहीं कर रहा था। अब उस पर तरह तरह के मुकदमों का क्या, मैं ये समझता हूँ उसे दीवार से लगाने की साजिश, उसे दीवार से लगाने की साजिश हो रही है। और ये हुक्मरानों को समझ लेना चाहिए कि किसी नजरिए को इस तरह तशद्दुद से ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो जमातें जिंदा रहती। खुद आप देखें ना, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ किया हुआ था, कोड़े मारे गए, सजाएं हुई, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। जनाब मोहम्मद खान लगारी साहब से बड़ी हमारी सैर असल गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन तंगी दामा वक्त की पाबंदी है। तो जो बातें मोहम्मद खान लगारी साहब ने हमसे शेयर की, उनका फैसला आपने करना है, मैंने नहीं करना। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी और दोस्त के साथ। तो मुझे और मोहम्मद खान लगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।